हेलो थ्री एन फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। तो चलो फटाफट से लाइक शेयर और सब्सक्राइब मार दो। हम अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। अरे लाइक तो कर दो यार। तो चलो पहले पिछला एपिसोड याद कर लेते हैं, जहाँ पे हमने देखा था जियान को 5 हाई रैंक के स्पिरिट स्टोन मिलते हैं, जिसमें से बंदा 3 खुद के लिए रखता है, एक झू कियांग को देता है और एक अपने न्यू डिसाइबल कायर को दे देता है। जिसके बाद जियान ने झू विलेज को छोड़ दिया था, एक नई सिटी पे पहुंचता है और वहाँ पे जियान 7 स्टार डाउडी लेवल को मार देता है, जिससे वहाँ का चीफ नाराज भी होता है। जिसके बाद हमें दिखाया गया था कि जोयान एक न्यू सिटी में पहुंचता है, जो की होती है फैंग सिटी, और वहाँ पे जोयान ऑब्सिडियन टावर के बाहर खड़ा था, क्योंकि वहाँ से जियान का कल्टीवेशन बढ़ सकता था। और ये एपिसोड मैंने वहीं पर एंड किया था, तो अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। तो यह एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से, जहाँ पे एक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ ऑब्सिडियन टावर ओपन हो जाता है और काफी सारे लोग ऑब्सिडियन टावर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी ऑब्सिडियन टावर के सामने खड़े हुए 3 फिगर भी अचानक एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं, और इसके बाद एक बंदा कहता है, ईस्टर्न हॉल मास्टर, हमें अच्छी तरीके से याद है कि जब पिछली बार ऑब्सिडियन टावर इंटर ओपन हुआ था तो हम तीनों में से सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको ही हुआ था, और आप 9 स्टार डाउडी लेवल के एडवांस लेवल के पीक पर पहुंच गए हैं। हालांकि ये तीनों लोग काफी यार फ्रेंडली दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन इन तीनों के बीच में भी अपने ही खिचड़ियां पक रही होती हैं। तभी ईस्टर्न हॉल मास्टर कहता है, सदर्न हॉल मास्टर, अगर आप ऑब्सिडियन टावर के 8th लेवल पर जाते हैं तो मुझे लगता है कि आपका कल्टीवेशन काफी स्पीड के साथ बढ़ सकता है और आप ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल तक पहुंच सकते हैं, जिसके बाद आपका हॉल हमारे चारों हॉल में रैंक 2 पर आ जाएगा। ये सुनकर सदर्न हॉल मास्टर तुरंत ही कहता है, क्योंकि ईस्टर्न हॉल मास्टर ने ऐसा कहा है तो मैं इसके लिए आपको बधाई दूंगा। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आप भी ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद आपको मेरी हेल्प करनी चाहिए। ये सुन के ईस्टर्न हॉल मास्टर तुरंत ही कहता है, वेस्टर्न हॉल मास्टर, आप टेंशन फ्री हो सकते हैं। एक बार मैं ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर पहुंच गया तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। और इसके बाद वो सभी लोग तुरंत ही ऑब्सिडियन टावर के अंदर इंटर हो जाते हैं। इस टाइम पे जियोयान भी भीड़ के आगे पीछे होता हुआ ऑब्सिडियन टावर के अंदर इंटर होता है, और इस टाइम पे जियोयान जैसे ही ऑब्सिडियन टावर के अंदर इंटर होता है तो उसका शरीर जो कि हवा में था तुरंत ही जमीन पर आ जाता है। ये देखकर जियोयान तुरंत ही कहता है, ये है सप्रेसिंग पावर। जियोयान ने फील किया था कि इस ऑब्सिडियन टावर के अंदर प्रेशर इतना ज्यादा है कि डाउडी लेवल का वॉरियर भी आसानी से नहीं चल सकता, और यही देखकर जियोयान काफी ज्यादा हैरान भी होता है। हालांकि ये प्रेशर तो काफी ज्यादा था, लेकिन फर्स्ट लेवल का प्रेशर जियोयान को दबाने के लिए तो बिल्कुल भी काफी नहीं था। हालांकि अब 1 स्टार और 2 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर पागलों की तरह कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर चुके होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि वो यहाँ पे चल नहीं पाएंगे। हालांकि यहाँ पे जियोयान को भी पता ही था कि ये ऑब्सिडियन टावर केवल 3 महीने के लिए ही खुला है, तो उसे जल्द से जल्द अपने कल्टीवेशन को बढ़ाना था। इसीलिए जियोयान पहले लेवल पर तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता था। इसीलिए वो इस हॉल के सबसे डीपेस्ट एरिया की तरफ देखता है, जहाँ पे काफी सारी ह्यूमन फिगर उड़ती हुई जा रही थी, जो देखकर जियोयान समझ जाता है कि यही वो रास्ता जो 2nd लेवल तक जाता है। हालांकि इस टाइम पे जियोयान देख रहा था कि ऊपर चढ़ते हुए लोगों की हालत काफी ज्यादा बुरी होती जा रही थी, और कुछ लोग तो सीढ़ियों पे ही गिर चुके थे। हालांकि कुछ लोग काफी अच्छी तरीके से चढ़ रहे थे, लेकिन जियोयान ये फील कर सकता था कि वहाँ का प्रेशर कितना ज्यादा होगा, क्योंकि उनमें से सबसे वीक पर्सन 5 स्टार डाउडी था। इसलिए जियोयान तुरंत ही अपनी स्पीड के साथ दूसरे हॉल की तरफ चार्ज हो जाता है, और जियोयान की स्पीड को देखकर फर्स्ट हॉल के जो डाउडी लेवल के वॉरियर्स होते तुरंत ही शॉक कर जियोयान की तरफ देखते और कहते हैं, ये बंदा कौन है, ये वास्तव में फर्स्ट लेवल को इग्नोर कर रहा है, और इसकी स्पीड कितनी ज्यादा है, क्या ये पहले ही 8 स्टार डाउडी तक पहुंच चुका है। उसी टाइम पे अपना टर्की भी इस टावर के 2nd लेवल पर दिखाई देता है। दूसरे लेवल पर पहुंचकर जियोयान यहाँ पे काफी सारे एनर्जी बॉडीज को देखता है, और काफी सारे लोग जियोयान को देखते हैं। हालांकि जियोयान उन सभी लोग को इग्नोर करते हुए सीधा ही 3rd लेवल की तरफ बढ़ जाता है, और इसके बाद जल्दी जल्दी जियोयान 4 लेवल को क्रॉस करके टावर के 5वें लेवल पर दिखाई देता है। और इस लेवल 5 में जितने भी एल्डर होते हैं वो 8 स्टार डाउडी और 2 या 3 7 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर थे, जो की पालती मार के अपना ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और इस टाइम पे उनकी डुईकुई से काफी सारे मैजिकल विश, एनर्जी विश मारे जा रहे होते हैं, और वो उनकी एनर्जी को स्वेलो करके अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब कर रहे थे। और इस टाइम पे ये उनके बीच में एक कंपटीशन जैसा था कि कौन कितने ज्यादा एनर्जी बॉडीज को मारेगा। इस टाइम पे जियोयान ने एक चीज तो देखी थी कि यहाँ पे 8 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर भी काफी प्रेशर फील कर रहे हैं, यहाँ तक कि हाफ 9 स्टार डाउडी लेवल का वॉरियर भी यहाँ पे है। तो जियोयान सोच सकता था कि 6 लेवल पे तो कितना ज्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि 5वें लेवल पे ही जियोयान को थोड़ा सा प्रेशर फील होने लगा था। हालांकि तभी जियोयान अपनी डुईकुई को एक्टिवेट करता है और अपनी स्पीड के साथ काफी सारी एनर्जी बॉडी से टकराता हुआ 6वें लेवल की सीढ़ियों पर पहुंच जाता है, और जिनसे भी जियोयान टकराया था वो सभी एनर्जी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, यहाँ तक कि उनके कोर भी डिस्ट्रॉय हो गए थे। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं कि जियोयान 6वीं रैंक पे जा रहा है। हालांकि जियोयान जैसे ही 6ठे लेवल पहुंचता है तो यहाँ पे लोग काफी ज्यादा कम थे, और जितने भी थे ये सभी लोग 7 एलाइट 9 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर थे, और नॉर्दर्न डेसोलेशन हॉल के 3 हॉल चीफ भी उनमें से थे। इस टाइम पे 2 लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सभी लोग पालथी मार के बैठे हुए थे और अपनी डुईकुई को कंडेंस कर रहे होते हैं, और ये 2 लोग एनर्जी बॉडी से फाइट कर रहे थे, क्योंकि इनकी पावर 9 स्टार डाउडी लेवल के एडवांस लेवल पर थी। हालांकि जियोयान के हॉल पे एंटर होते हुए कोई ज्यादा खासा रिएक्ट नहीं करता, लेकिन वो जियोयान को देख रहे होते हैं, क्योंकि जियोयान काफी ज्यादा यंग था। 6वें लेवल पर पहुंचने के बाद जियोयान फील कर सकता
लगता था कि उसकी बॉडी पे पड़ने वाला प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि अभी भी उसके पास कुछ पावर बाकी थी, लेकिन अगर वो 7वें लेवल पे चार्ज करता है तो जियोन को रिजल्ट कुछ भी नहीं पता था। साथ ही 6वें लेवल पे जो एनर्जी बॉडीज थी उनके अंदर की एनर्जी भी काफी ज्यादा थी, जो कि एक 9 स्टार डाउडी के लिए भी काफी हो सकती थी। हालांकि तभी जियोन की नजर वहाँ पे एक एनर्जी बॉडी पे पड़ती है, जो कि एक एल्यूजनरी लाइन बीस्ट होता है। जियोन ने देखा था कि बाकी सभी एनर्जी बॉडीज में जो ये लाइन बीस्ट है ये काफी ज्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब था कि इसके अंदर की जो एनर्जी वो काफी ज्यादा होगी। और इस टाइम पे जियोन सबसे पावरफुल ही एनर्जी बॉडी चूज करता है, जिसके बाद जियोन तुरंत ही अपने दोनों पंचों को क्रिएट करता है और जियोन की हेवनली फ्लेम तुरंत ही निकल आती है। साथ ही जियोन यहाँ पे स्ट्रेंथ एलिफेंट स्किल को भी एक्टिवेट कर लेता है। जियोन की हेवनली फ्लेम को देखकर वो सभी लोग तुरंत ही कहते हैं हेवनली फ्लेम है। यहाँ तक कि नॉर्दर्न डेसोलेशन हॉल के वो तीनों हॉल मास्टर भी कहते हैं वास्तव में हेवनली फ्लेम। हालांकि यहाँ पे जो सदर्न हॉल मास्टर होता है वो कुछ शक भरी नजरों से जियोन को देखता है, हालांकि कुछ सोचने के बाद वो चुप हो जाता है। हालांकि तभी सदर्न हॉल मास्टर खड़ा होकर 7th लेवल की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि उसे ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर ब्रेक थ्रू करना था और यहाँ की एनर्जी अभी भी उसके लिए काफी नहीं थी। यहाँ पे जियोन भी तुरंत ही उस एनर्जी बॉडी की तरफ अटैक कर देता है। हालांकि वो एनर्जी बॉडी जियोन के अटैक से डॉच कर लेती है। ये देख के जियोन स्माइल करता है और एक बार फिर से आगे बढ़ता है और इस बार जियोन का पंच उसे पड़ ही जाता है। उस एनर्जी बॉडी की स्पीड काफी ज्यादा हो सकती थी, लेकिन अपनी ठरकी की स्पीड से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए अपना ठरकी बार बार उसे मार के डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके हाथ में होता है एक एनर्जी कोर। जियोन के तरीके को देखकर नीचे के दो 9 स्टार डाउडी लेवल के बॉडी काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं और इसके बाद एक कोल्ड स्माइल पास करते हुए कहते लगता है ये लड़का ऑब्सिडियन टावर में फर्स्ट टाइम एंटर हुआ है, इसीलिए वो मैजिकल बीस्ट से फाइट करने के लिए अपनी ड्यूकी को एंड कर रहा है। जिसके बाद कुछ देर के बाद वो अपनी पूरी पावर को लूज कर देगा। तभी दूसरा कहता है ये भी ठीक है। उसके बाद वो जितने भी एनर्जी कोर इकट्ठा करेगा उन्हें हम ले लेंगे। आखिरकार मुझे कल्टीवेशन की पावर को बढ़ाने की जल्दी जो है। आखिरकार डाउडी लेवल के बीच में काफी बड़ा गैप था और उसकी एनर्जी को पूरा करने के लिए काफी सारे एनर्जी कोर की जरूरत थी। अगर कोई 9 स्टार डाउडी लेवल के इंटरमीडिएट लेवल से लेट स्टेज पर पहुंचना चाहता था तो उसे कम से कम 10 एनर्जी कोर की जरूरत होगी। आखिरकार 6वें लेवल पे आपकी बॉडी पे प्रेशर भी काफी ज्यादा पड़ता था और अगर आप अपनी ड्यूकी का यूज करके सिर्फ एनर्जी बॉडीज को मारेंगे तो आपकी ड्यूकी थक जाएगी। इसीलिए एक एनर्जी बॉडी को मार के उसके एनर्जी कोर को सैलो करना और इसके बाद फिर दूसरे को मारना यही सबसे अच्छा तरीका था। बेशक वे नहीं जानते थे कि जियोन का कल्टीवेशन कितना है, बट उन्हें लगता था कि अगर उनके जैसा ही हुआ तो जियोन के लिए ये एनर्जी कोर पर्याप्त नहीं होगा। हालांकि अपने ठरकी की पावर 6 स्टार डाउडी पर थी, अगर उससे इस एनर्जी कोर को कंपेयर किया जाए तो ये एनर्जी कोर जियोन की पावर को 1 स्टार बढ़ाने के लिए कैपेबल था। यहाँ पे जियोन भी उसे एनर्जी कोर को पकड़ता है और एक कोने पे बैठकर उसे रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर वो दोनों ही लोग कहते हैं उसने केवल एक ही मॉन्स्टर कोर अभी गैदर किया और उसी के साथ वो अपने कल्टीवेशन को बढ़ाना चाहता है। जहाँ जियोन इस एनर्जी कोर को रिफाइन कर रहा था वहीं पे साउथ हॉल मास्टर भी 7th लेवल के सीढ़ी की तीसरी सीढ़ी पर चढ़ चुका था और यहाँ पे कुल 21 सीढ़ियां थी। यहाँ तक कि ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का वॉरियर भी यहाँ पे ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाता था। हालांकि अपने पिछले एक्सपीरियंस के कारण साउथ हॉल मास्टर 10 सीढ़ियों तक तो चढ़ जाता है और 11वीं सीढ़ी पे भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो 12वीं सीढ़ी पे रखता है तो उसकी बॉडी कांपने लगती है और उसकी बॉडी पे प्रेशर बढ़ने लगता है। जैसे ही वो 17वीं सीढ़ी पे बढ़ता है और इस टाइम पे वो पसीना पसीना हो चुका था और उसे लग रहा था कि वो कभी भी गिर जाएगा, लेकिन वो तुरंत ही कहता है नहीं, मैं ऊपर जा सकता हूँ, मुझे 7th लेवल पर पहुंचना है। और इस टाइम पे उसका चेहरा पूरी तरीके से लाल हो जाता है और वो अपने कदम बढ़ाना जारी रखता है। इस टाइम पे उसे एक एक कदम बढ़ाने में लगभग आधा दिन लग रहा था और लगभग 20वीं सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते उसने अपनी सारी पावर को लूज कर दिया होता है और बस अब उसके सामने आखिरी सीढ़ी थी, लेकिन वो उस पर चढ़ नहीं सकता था क्योंकि उसकी ड्यूकी पूरी तरीके से खाली हो चुकी होती है और उसके मुंह से ब्लड बह रहा होता है। तभी एक फोर्स के साथ वो तुरंत ही उसे सीढ़ी से 6वीं मंजिल पे जाके गिरता है। ईस्टर्न हॉल चीफ और वेस्टर्न हॉल चीफ इसमें कुछ भी नहीं कहते, बस उसका मजाक उड़ाते हैं। हालांकि यहाँ पे जियोन और बाकी के 8 लोग अपना कल्टीवेशन लेना कंटिन्यू रखते हैं और इस टाइम पे टाइम भी तेजी से बीतता जाता है और पलक झपकते ही ऑब्सिडियन टावर के बंद होने में केवल 5 दिन बचे हुए होते हैं। नीचे की 5 मंजिलों के लोग पहले ही चले गए होते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि 5 दिन में उन्हें कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन अगर ऑब्सिडियन टावर बंद हो गया तो प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और उन्हें 5 साल तक यहाँ रहना होगा। इसलिए वो तुरंत ही ऑब्सिडियन टावर के बाहर निकल जाते हैं। यहाँ तक कि ऑब्सिडियन टावर के वो 8 लोग भी धीरे धीरे एक एक करके चले गए होते हैं और इस टाइम पे टाइम और तेज से बीतता है और 3 दिन बचे होते हैं और प्रेशर भी बढ़ने लगा होता है और अब तक केवल जियोन और सदर्न हॉल मास्टर ही उस ऑब्सिडियन टावर में रह गए थे। इस टाइम पे जियोन ने भी अपने एनर्जी कोर को रिफाइन कर लिया था और उसे अपने रिट्रीट से जागना था। तभी साउथ हॉल मास्टर की नजर भी जियोन की तरफ पड़ती है। हालांकि उनकी नजर जियोन तुरंत ही फील कर लेता है और अपनी आंखों को खोलकर उनकी तरफ देखता है। तभी जियोन की आवाज आती है, छोटे साथी आपको सावधान रहने की जरूरत है, ये अभी भी ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल तक नहीं पहुंचा, लेकिन 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद ये हाफ स्टेप ही दूर है। तभी जियोन भी अपना हाथ सारा हिलाता है और इसके बाद सदर्न हॉल मास्टर को देखता है जिसकी आंखों में अनफ्रेंडली एक्सप्रेशन होते हैं।
तभी जॉन उसकी तरफ देखते हुए कहता है ऑब्सिडियन टावर बंद होने वाला है, अगर आप अभी भी यहाँ रहना जारी रखते हैं तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, अलविदा। और इतना कहने के बाद जॉन उसी डायरेक्शन की तरफ चलने लगता है जहाँ से वो आया था। तभी सदर्न हॉल मास्टर कहता है तुम्हें छिपना भी आता है, उस टाइम पे तुमने मेरे नॉर्दर्न डेसोलेशन हॉल के एक मेंबर को मार दिया था बिना किसी हिचकिचाहट के। उसकी बात को सुनकर जॉन तुरंत ही रुक जाता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है आप कैसे जानते हैं कि ये मैंने किया है। तभी साउथ हॉल मास्टर कहता है तुम भूल गए कि तुमने लियू को तो मार दिया था, लेकिन कुछ लोगों को तुमने छोड़ दिया था और वो तुम्हें अच्छी तरीके से जानते थे। हालांकि इस टाइम पे साउथ हॉल मास्टर जोयान की ट्रू पावर को तो नहीं देख पा रहा था उसके ब्लैक डोपिंग के कारण, लेकिन उसने इतना फील कर लिया था कि जॉन इंटरमीडिएट 9 स्टार डाउडी होगा, जो कि उसके लिए कोई खतरा नहीं है। तभी जॉन कहता है मुझे उन सभी को मार देना चाहिए था। ये सुनकर साउथ हॉल मास्टर हंसते हुए कहता है शहर में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने तुम्हें देखा, मुझे मत बताओ कि तुम सभी को मारना चाहते थे। तभी जॉन कहता है मैं जान सकता हूँ कि तुम क्या करने की योजना बना रहे हो। और इसके बाद जोयान के हाथ में तुरंत ही उसका हैवी जुआन रूलर अपीयर हो जाता है और जोयान तुरंत ही ऑब्सिडियन टावर की फर्श पे उसे गड़ा देता है, जिससे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। ये देखकर साउथ हॉल मास्टर भी काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उसे पता था कि ऑब्सिडियन टावर इतना ज्यादा पावरफुल और मजबूत है कि वो अपनी पावर के साथ भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। हालांकि तभी साउथ हॉल मास्टर कहता है ब्रदर ये ऑब्सिडियन टावर दफन होने के लिए काफी अच्छी जगह है, मुझे लगता है तुम्हें यहाँ रहना चाहिए। और इसके बाद वो जॉन की तरफ बढ़ते हुए तुरंत ही अपनी ड्यूकी को कंडेंस करता है और एक पाम अटैक को जॉन के सिर की तरफ चार्ज करता है। ये देखकर जॉन तुरंत ही 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर को यूज करता है और साथ ही साथ जोयान की बोन चिलिंग फ्लेम के साथ मिक्स होकर वो सभी जुआन रूलर की एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं जोयान के पास। उसके अटैक से जोयान का एनर्जी बैरियर कुछ पीछे तक चला जाता है और इसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है और हैवी जुआन रूलर जिसे जॉन ने पकड़ रखा था वो हाथ भी सुन्न हो जाता है। इस टाइम पे जॉन समझ गया था कि इस बंदे के साथ फाइट करके जीतने का उसके पास कोई चांस नहीं है। हालांकि तब तक जब तक जोयान नॉर्दर्न किंग का यूज नहीं करता। इस टाइम पे जॉन को पीछे धकेलने के बाद साउथ हॉल मास्टर और भी ज्यादा काफी ज्यादा सीरियस होता है, क्योंकि फर्स्ट एक्सचेंज में उसे जोयान की पावर पता चली थी जो कि एडवांस 7 स्टार डाउडी थी और वो तुरंत ही कहता तुम केवल 7 स्टार डाउडी हो। इस टाइम पे उसे काफी बड़ा शौक लगा होता है कि एक पर्सन जो कि 7 स्टार डाउडी है ऑब्सिडियन टावर के 6th फ्लोर पर आ गया, इसलिए वो तुरंत ही कहता क्या मैंने कुछ गलत फील किया। तभी जॉन कहता आपने गलत फील नहीं किया, मैं वास्तव में एडवांस 7 स्टार डाउडी हूँ और इसके अलावा ये सब केवल उसे एनर्जी कोर के कारण हुआ है, जिसके कारण मेरी पावर यहाँ बढ़ चुकी है। ये देखकर साउथ हॉल मास्टर तुरंत ही कहता है मैं तुम्हारे बारे में और भी क्यूरियस होता जा रहा हूँ, तुम पहले ऐसे पर्सन हो जिसने नॉर्दर्न डेसोलेशन हॉल के ऊपर अटैक किया है। और इसके बाद साउथ हॉल मास्टर की स्टोरेज रिंग से एक हैमर निकलता है जो कि उसके हाथ में आ जाता है और वो जॉन की तरफ देखते हुए कहता है बिग नान हैमर, ये वो वेपन है जिसने मुझे पॉपुलर किया है। तभी जॉन कहता है हैवी जुआन रूलर। ये सुनकर साउथ हॉल मास्टर कहता है ओ तो इसे मैं आपकी तरफ से एक्सेप्ट करूंगा। और इसके बाद तुरंत ही वो अपने हैमर को लेकर जोयान के ऊपर अटैक कर देता है। तभी जॉन तुरंत ही अटैक करते हुए कहता है फ्लेम डिवोरिंग सुनामी अपनी तरफ चार्ज होती हुई। उस अटैक को देखकर सदर्न हॉल मास्टर तुरंत ही कहता है बिग नान हैमर, हैमर सब डूइंग द माइटी। जैसे ही वो हैमर गिरता है तो उससे काफी सारी बेस जनरेट होती है जो कि फ्लेम शिफ्टिंग सुनामी को चीथड़े उड़ा देती है और बाकी बची हुई फोर्स जोयान से टकराती है और जोयान भी पीछे उड़ता हुआ जाता है। ये देखकर जॉन तुरंत ही अपने हैवी जुआन रूलर को कस के पकड़ता है और अब तक जोयान के दांतों में खून ही खून आ चुका होता है। तभी सदर्न हॉल मास्टर कहता है बुरा नहीं है, मुझे इतने पावरफुल फिजिकल स्ट्रेंथ वाले पर्सन से मिले हुए काफी टाइम हो गया फिर से, सॉरी ये जोयान कहता है वंस मोर। और इसके बाद एक बार फिर से अपने हैवी जुआन रूलर को लेकर सदर्न हॉल मास्टर की तरफ बढ़ जाता है, वो भी बिना किसी डुई टेक्निक का यूज किए हुए। जोयान को देखकर साउथ हॉल मास्टर भी हंसता है और कहता है बहुत टाइम हो गया कि मैंने भी इतनी पावरफुल फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं देखी, चलो आज तुम्हें मार के इसे खत्म करते हैं। और इसके बाद वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ एक दूसरे से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और इस टाइम पे आसपास का प्रेशर भी काफी ज्यादा बढ़ने लगता है। हालांकि उसी टाइम पे साउथ हॉल मास्टर अपना ट्रम्प कार्ड यूज करता है और बिग नान हैमर स्काई लिफ्टिंग अटैक के साथ जोयान की तरफ बढ़ जाता है और इस टाइम पे उनके डिस्टेंस भी काफी कम होती है, जिसे जॉन डॉज भी नहीं कर सकता था, इसीलिए टकराने की एक आवाज आती है और हैवी जुआन रूलर जिसे जोयान ने पकड़ रखा था वो जोयान के हाथ से फिसल जाता है और हैमर से टकराकर उड़ते हुए दूर की तरफ जाता है। यहाँ पे जोयान भी जमीन में घिसटता हुआ काफी दूर तक जाता है और इस टाइम पे जॉन की बॉडी पे पड़ने वाला प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। हालांकि जॉन बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करके साउथ हॉल मास्टर की तरफ देखता है, जिसकी नजरें उसके हैवी जुआन रूलर पर पड़ती है। बार बार की टक्करों के कारण साउथ हॉल मास्टर भी ये जान गया था कि हैवी जुआन रूलर कितना ज्यादा मिस्टीरियस है और अगर उसने बिग नान हैमर के साथ अपनी डुइकी को नहीं जोड़ा होता तो जोयान के हैवी जुआन रूलर के सामने वो पहले ही टूटकर बिखर चुका होता। उसे पता था कि ये सबसे ज्यादा हार्ड मटेरियल होना चाहिए और अगर ये उसके पास होगा तो उसकी वेपन पावर और फाइटिंग पावर बढ़ जाएगी और इसके कारण वो तुरंत ही हैवी जुआन रूलर की तरफ बढ़ता है और बिना किसी संकोच के उसे उठा लेता है। और इसके बाद कहता है 9 स्टार डाउडी, वास्तव में मेरे जैसे 7 स्टार डाउडी के वेपन को
को छीनने जैसा काम करता है। ये देखकर साउथ हॉल मास्टर तुरंत ही कहता है आप मेरे एक अटैक को झेलने के बाद भी खड़े होने में कैपेबल हैं। और इसके बाद स्माइल करते हुए कहता है जैसा कि कहा जाता है कि पावरफुल लोगों की रिस्पेक्ट होती है, आपका ये हैवी जुआन रूलर काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है और आपको मारने के बाद ये मेरा ही होना चाहिए। और इसके बाद हैवी जुआन रूलर को पकड़ के वो उठाने ही वाला था, लेकिन तभी हैवी जुआन रूलर में अचानक ही काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ता है और साउथ हॉल मास्टर पूरी पावर लगा देने के बाद भी उसे हिला तक नहीं पाता। जहाँ तक कि उसने फील किया था कि जैसे उसने हैवी जुआन रूलर को पकड़ा था, उसकी डुई जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी तुरंत ही काफी ज्यादा सुस्त पड़ जाती है। ये देखकर वो तुरंत ही कहता क्या चल रहा है। और इसके बाद वो तुरंत ही हैवी जुआन रूलर को छोड़ने ही वाला था कि अचानक एक कोल्ड आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि आप इसे कंट्रोल करने के योग्य नहीं है, मुझे करने दो। और इसके बाद अचानक ही हैवी जुआन रूलर अपनी जगह से निकलकर सीधा जोयान के हाथ में आ जाता है। और इसके बाद जुआन तुरंत ही कहता है 7 लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर। और जुआन के हैवी जुआन रूलर से तुरंत ही एक व्हाइट स्लैश अटैक निकलता है। ये देखकर साउथ हॉल मास्टर तुरंत ही किनारे जाकर उसे डॉच करता और कहता है क्या तुम मरना चाहते हो। आखिरकार इसने इसकी डिस्ट्रक्शन पावर को फील किया था जो कि काफी ज्यादा भयावह थी, इसीलिए वो काफी ज्यादा गुस्से में अपने बिगनान हैमर को उठाता और जोयान की तरफ बढ़ते हुए कहता है स्काई लिफ्टिंग स्ट्राइक। और वो जोयान की स्काई ब्रेकिंग रूलर की साइन को डिस्ट्रॉय करती है और बाकी बचा हुआ फोर्स जोयान की तरफ बढ़ता है। तभी जोयान कहता है गोल्डन एलिफेंट स्किल। और गोल्डन एलिफेंट स्किल और हेवनली फ्लेम के आर्मर की सुरक्षा के साथ जोयान को कोई भी नुकसान नहीं होता। हालांकि जोयान को अपने अटैक से पीछा करने के बाद साउथ हॉल मास्टर अचानक ही काफी ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि उसने फील किया कि उसकी बॉडी पे पड़ने वाला प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसीलिए वो तुरंत ही फर्स्ट लेवल की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि वो चाहता था कि लेवल 1 पे पहुंचने के बाद वो जोयान को यहाँ पे रोक कर रखे और इसके बाद वो इस टावर से बाहर निकल जाए और जोयान को यहाँ पे 5 साल के लिए सील कर दे, जिसके बाद इस टावर का प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ेगा और जोयान खुद ब खुद मर जाएगा। हालांकि हैवी जुआन रूलर ऐसा था जो कि उसे चाहिए था, लेकिन वो उसके लिए 5 साल वेट कर सकता था ताकि अगली बार जब ये ओपन हो तो वो ले सके। इसलिए वो तुरंत ही 6 लेवल से गायब हो जाता है और जोयान अभी भी हाँप रहा था। लगभग 1 घंटे तक जोयान अपने आप को कंट्रोल करने के बाद अपनी डुईकी को धीमे धीमे घुमाता है और अब तक प्रेशर भी पहाड़ जैसा हो गया था। इसलिए जोयान हैवी जुआन रूलर को अपनी स्टोरेज रिंग में रखता और तुरंत ही साउथ हॉल मास्टर की डायरेक्शन की तरफ जाने लगता है। हालांकि जोयान बाहर निकलने ही वाला था कि तभी अचानक उसे कुछ याद आता है और इसके बाद तुरंत ही वो मुड़ता है और 7th लेवल की सीढ़ियों की तरफ जाने लगता है। जोयान को पता था कि वहाँ पे अभी भी कुछ एनर्जी है और वो इतनी आसानी से पीछे हटने के लिए मंजूर नहीं था और जोयान वहाँ पे देखना चाहता था कि आखिरकार क्या है। हालांकि जोयान जैसे ही वहाँ पे पहुंचता है तो जोयान की बॉडी में पड़ने वाला प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाता है और इस टाइम पे जोयान का चेहरा लाल था और वो 7वीं सीढ़ी पे खड़ा हुआ था। 7 सीढ़ियों तक जाने के लिए जोयान को लगभग 4 घंटे का टाइम लगता है। हालांकि ये स्पीड काफी ज्यादा धीमी थी, लेकिन जो साउथ हॉल मास्टर था 5 साल पहले उसे 10वीं सीढ़ी तक पहुंचने में लगभग 2 दिनों का टाइम लगा था। और सबसे खास बात थी कि ऑब्सिडियन टावर बंद होने वाला था, जिसके कारण यहाँ का जो प्रेशर था वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। हालांकि जोयान बड़ी मुश्किल से आधा घंटा बाद 8वीं सीढ़ी पे कदम रखता है, लेकिन तुरंत ही जोयान की बॉडी पीछे की तरफ झुक जाती है और जोयान एक स्पीड के साथ नीचे की तरफ गिरता है। हालांकि तभी जोयान की बॉडी में तुरंत ही उसकी हेवनली फ्लेम अपीयर होती है और उसकी बॉडी में हेवनली आर्मर को क्रिएट कर देती है, जो कि कुछ देर तक तो प्रेशर को झेलता है, लेकिन अचानक ही उसमें भी क्रैक आने लगते हैं। ये देखकर जोयान तुरंत ही कहता है क्या उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने प्रेशर के अंदर हेवनली आर्मर भी इसका सामना नहीं कर पाएगा। और इस टाइम पे जोयान के मुंह के कोने से भी ब्लड बहने लगता है और जोयान को गंभीर चोटें आई थी। चूतिया साला, जब जाना ही था 7वें लेवल पे तो पहले चला जाता, बंद होने टाइम पे कह जा रहा है और अगर पहुंच भी गया तो कहाँ उखाड़ लेगा वहां पे। खैर चलो आगे पढ़ते हैं। ये तुरंत ही गोल्डन एलिफेंट स्किल को एक्टिवेट करता है और एक गोल्डन लाइट परत जोयान की पूरी बॉडी में फैल जाती है, जिससे प्रेशर काफी ज्यादा कम हो जाता है। और इसके बाद 9वीं और 10वीं सीढ़ी पर भी जोयान हाँफते हाँफते चढ़ जाता है और 10वीं सीढ़ी पे कदम रखते ही जोयान की गोल्डन लाइट भी काफी ज्यादा इल्यूजनरी होने लगती है, जिसके कारण जोयान की जो बॉडी होती है बुरी तरीके से कांपने लगती है और वो कभी भी गिर सकता था। तभी जोयान की एक सीरियस आवाज आती है, छोटे लड़के क्या तुम अभी भी रुकना चाहते हो। इस टाइम पे वो काफी ज्यादा सीरियस होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था क्योंकि अगर जोयान यहाँ पे रहा तो वो हेवीली इंजर्ड हो जाएगा। और इस टाइम पे जोयान पहले ही तैयार थे कि अगर जोयान रुक नहीं सकता तो वो तुरंत ही ऑब्सिडियन टावर के अंदर एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर देंगे। तभी जोयान कहता है मैं अभी भी कंटिन्यू रख सकता हूँ। हालांकि अभी भी 11 सीढ़ियां बाकी थी, जिसके बाद ही जोयान 7th लेवल पर पहुंच सकता था। इसीलिए जोयान तुरंत ही ड्रैगन फिनिक्स आर्मर को ओपन करता है और ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन एक्टिवेट करता है, जिससे पलक झपकते ही जोयान की स्पीड और पावर बूस्ट हो जाती है और प्रेशर तुरंत ही गायब हो जाता है, जिसके कारण जोयान स्पीड के साथ तुरंत ही 3 स्टेप को बढ़ता है और तुरंत ही 21वीं सीढ़ी पे पहुंच जाता है। और इस टाइम पे जोयान 21वीं सीढ़ी पे कदम रखने ही वाला था कि उसका चेहरा पूरी तरीके से लाल होता है, आंखें लाल होती हैं। आखिरकार उसे भी पता था 7th लेवल एक ऐसा लेवल है जहाँ पे केवल ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के ही एक्सपर्ट इंटर हो सकते हैं। हालांकि जोयान जैसे ही 7वीं मंजिल पे आता है तो एक काफी पावरफुल प्रेशर जोयान से टकराता है और उसके
कारण जोयान बुरी तरीके से उड़ता हुआ नीचे की तरफ जाता है और 6 घंटों की मेहनत तुरंत ही बर्बाद हो जाती है और गिरने के कारण जोयान तुरंत ही ब्लड की वॉमिटिंग करने लगता है और काफी हैवीली इंजर्ड भी हो जाता है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि 7वीं मंजिल का प्रेशर कितना ज्यादा होगा। तभी जोयान कहते हैं, छोटे साथी तुम सच में काफी ज्यादा जल्दबाजी करते हो, यहाँ तक कि एक नॉर्मल ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का एक्सपर्ट भी 7वीं मंजिल में चढ़ने के लिए 10 बार सोचेगा। वास्तव में आप। तभी जोयान खांसते हुए कहता है, एंसेस्टर चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं बस ये जानना चाहता था कि मेरी लिमिट कहां तक है और वो अब मुझे पता चल गया है। हालांकि उसकी हरकतें पागल जैसी थी, लेकिन उसने अभी जो किया था वो एक 9 स्टार डाउडी भी नहीं कर सकता था, क्योंकि 21वीं सीढ़ी पर ऑब्सीडियन टावर पे खून से सना हुआ आधा पांव केवल अपने ठरकी का ही था। जिसके बाद जोयान तुरंत ही अपने हाथ को फ्लिप करता है और रैंक 4 की मेडिसिनल पिल्स जोयान के हाथ में दिखाई देती है, जिसे जोयान मूंगफली के दानों जैसा ही चबा लेता है और इसके बाद जोयान की बॉडी की चोटें काफी ज्यादा स्पीड के साथ हील अप होना स्टार्ट हो जाती है। साथ ही साथ जोयान अब तक फर्स्ट फ्लोर पे भी आ गया होता है, क्योंकि जोयान को पता था कि प्रेशर बढ़ता जा रहा है और बहुत ज्यादा टाइम 6वीं मंजिल पे नहीं रह सकता था। हालांकि इस टाइम पे जोयान अपनी बॉडी में काफी सारे चेंजेस फील कर सकता था, जैसे कि उसकी स्पीड थोड़ा बढ़ गई होती है। हालांकि जोयान इस चीज पे ध्यान नहीं देता। हालांकि जैसे ही जोयान फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियों पे पहुंचता है तो उसे वहाँ पे साउथ हॉल मास्टर दिखाई देता है और वो वहाँ पे केवल जोयान का ही इंतजार कर रहा था। अब ऑब्सीडियन टावर के बंद होने में केवल 2 ही दिन बाकी थे और साउथ हॉल चीफ का सिर्फ टारगेट जोयान को ऑब्सीडियन टावर से बाहर निकलने देने से रोकना था। इस टाइम पे दोनों के बीच की डिस्टेंस केवल 100 कदम की होती है। इस टाइम पे साउथ हॉल मास्टर जोयान को किसी भी कीमत पे मारना चाहता था। साथ ही उसे पता था कि जोयान 7 स्टार डाउडी है, भले ही उसकी पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों ना हो, आखिरकार 7 स्टार डाउडी केवल 7 स्टार डाउडी ही होगा। हालांकि जोयान अपनी पावर के साथ 9 स्टार डाउडी लेवल के इंटरमीडिएट लेवल के वॉरियर के साथ फाइट कर सकता था, जो कि पहले ही काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। पर इस टाइम पे जो साउथ हॉल मास्टर होता है वो डाउडी लेवल के पीक लेवल पर पहुंच चुका होता है और बस एक ही कदम दूर था ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल से। इस टाइम पे साउथ हॉल चीफ जोयान की तब देखते हो कहता, लड़के तो अब तुम्हारी हालत इतनी बुरी हो गई है, तुम वास्तव में इस टावर के प्रेशर से घायल हो गए हो। इस टाइम पे साउथ हॉल मास्टर को पता था कि इस टावर के प्रेशर के हेल्प लेकर वो जोयान को यहाँ पे रोक सकता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि जोयान इसका प्रेशर नहीं झेल पाएगा। इस बंदे को कोई बताओ कि जिस 21वीं सीढ़ी पे चढ़ने से पहले इसकी गीली पीली नीली पीली हो रही थी, वहाँ पे अपना बंदा होके आया है। साउथ हॉल की बात को सुनकर जोयान भी तुरंत ही स्माइल करता है, क्योंकि अगर वो सोच रहा था कि ये टावर का प्रेशर जोयान का कुछ बिगाड़ सकता था तो ये केवल उसकी बेवकूफी थी। इसलिए जोयान कहता है, साउथ हॉल मास्टर क्या आप मेरा ही वेट कर रहे थे, क्योंकि मैंने आपको इनफ नहीं पीटा है, अभी आपको और पिटना है। इस टाइम पे मेडिसिनल पिल के इफेक्ट के कारण जोयान की ड्यूटी भी काफी हद तक ठीक हो चुकी होती है। हालांकि वो अपने पीक लेवल पर नहीं था, लेकिन साउथ हॉल मास्टर के साथ फाइट करते हुए उसे डरने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं थी। तभी साउथ हॉल मास्टर भी कहता है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे कितना सरप्राइज कर सकते हो। तभी जोयान स्माइल करते हुए कहता है, सरप्राइज नहीं हॉल मास्टर, मैं सरप्राइज नहीं शॉक देता हूँ। यहाँ पे जोयान को पता था कि जब तक ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का एक्सपर्ट नहीं आता उसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि जोयान के पास नॉर्दर्न किंग और उसके पास उसकी 10 ग्रेट वे निडल्स भी हैं, जो उसने ग्रेट वे को कंडेंस करके बनाई थी। तभी साउथ हॉल मास्टर कहता, कितनी तेज जीव है, क्योंकि तुम मरना चाहते हो तो मैं भी देखता हूँ कि आज तुम इस जगह से कैसे बाहर निकलोगे। और इसके बाद उसके हाथ में उसका बिग नाइन हैमर तुरंत ही दिखाई देता है, जिसे वो जमीन पे मारता है और पूरा ही फर्स्ट फ्लोर हिलने लगता है। हालांकि उसको देखकर जोयान बिल्कुल इंप्रेशन लेस रहता है और तुरंत ही अपनी आंखों को बंद करके मेडिसिनल पिल को रिफाइन करने लगता है। ये देखकर साउथ हॉल मास्टर काफी ज्यादा सरप्राइज होता है, क्योंकि टावर का प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा था, यहाँ तक कि डाउडी लेवल का वॉरियर भी इसे झेल नहीं पाएगा, हाई लेवल का डाउडी। लेकिन जोयान घायल होते हुए भी इतना ज्यादा चिल तरीके से बैठा हुआ होता है, इसलिए वो तुरंत ही सोचता है कि क्या ये मरना चाहता है, आखिरकार ये करना क्या चाहता है। वो इस टाइम पे यही सोच रहा होता है, लेकिन उसे एक चीज पता था कि जोयान बेवकूफ तो नहीं है। हालांकि एक चीज तो वो समझ गया था कि इस प्रेशर को वो भी ज्यादा देर तक हैंडल नहीं कर पाएगा और इससे उसका कल्टीवेशन भी सप्रेस हो सकता है। इसीलिए वो जोयान का इंतजार टावर के बाहर करने का सोचता है और जोयान को टावर से बाहर निकलने देने से रोकने का सोचता है। हालांकि दोनों ही लोग वेट करते रहते हैं और धीरे धीरे पलक झपकते आधा दिन बीत जाता है। वो काहे वेट कर रहा था, वो तो अटैक कर सकता था ना। इस टाइम पे जोयान ने भी अपनी पिल को पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया था और चेहरा भी पूरी तरीके से लाल हो गया था। साथ ही जोयान की चोटें भी आधे से ज्यादा ठीक हो चुकी होती हैं। हालांकि अब तक प्रेशर काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। हालांकि जोयान पूरी तरीके से अपने प्रेशर को इग्नोर करता है और ऑब्सीडियन टावर की एग्जिट की तरफ चलने लगता है। उसी टाइम पे साउथ पैलेस मास्टर ये देखकर तुरंत ही गुस्से में जोयान की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम मरना चाहते हो? तब जोयान उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या आप मुझे यहाँ रोकना चाहते हैं? लेकिन अफसोस की बात है कि आप ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के एक्सपर्ट नहीं है। इस टाइम पे प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और जोयान को भी पता था कि अगर वो यहाँ रहा तो इस जगह को छोड़ नहीं पाएगा। तभी साउथ हॉल मास्टर कहता है, तुम्हें लगता है कि केवल तुम्हें ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का एक्सपर्ट ही रोक सकता है। हालांकि जोयान उसको पूरी तरीके से इग्नोर करता है और एग्जिट गेट से बस एक कदम ही दूर होता है कि तभी साउथ हॉल मास्टर अपने हथौड़े को घुमाता है और जोयान की सिर की तरफ फेंक देता है। इस टाइम पे उस हैमर में काफी पावरफुल डुइक्यू भी होती है और उसे फील करके सभी के फेस इंप्रेशन चेंज हो जाते हैं। मतलब किसी के भी फेस इंप्रेशन को चेंज करने के लिए काफी थी। हालांकि साउथ हॉल मास्टर के इस अटैक के सामने जोयान पूरी तरीके से शांत था और इसके बाद उस हैमर की तरफ देखता है और एक स्माइल के साथ जोयान की स्टोरेज रिंग से ब्लैक फिगर चमकती है और अपने पंच को नॉर्दर्न किंग तुरंत ही बिग नाइन हैमर की तरफ शूट कर देता है। हालांकि जैसे ही नॉर्दर्न किंग
किंग का अटैक उससे टकराता है तो काफी बड़ा फ्लक्चुएशन होता है, जिससे पूरी फैंग सिटी कांपने लगती है और फैंग सिटी में हर कोई सदमे से तुरंत ही ऑब्सिडियन टावर की तरफ देखने लगता है। इस टाइम पे वो सभी लोग देख सकते हैं साउथ हॉल मास्टर जो कि गेट में खड़ा है और उसके हैमर को नॉर्दर्न किंग ने एक मुक्के से रोक दिया था। तो सभी लोग तुरंत ही कहते हैं साउथ हॉल मास्टर वो एक 9 स्टार डाउडी है। तभी लोग बात करने लगते हैं वो 7 स्टार डाउडी 9 स्टार डाउडी नहीं बल्कि 9 स्टार डाउडी लेवल के पीक लेवल का वॉरियर है और इस बार तो वो 7वें लेवल से होकर आया है। क्या वो कामयाब रहा वहां तक पहुंचने में? जिसके बाद लोग बात करते हैं कि 7वां लेवल तो ऐसा लेवल है जहाँ पे केवल ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के एक्सपर्ट ही पहुंच सकते हैं। तभी वो कहते हैं आखिरकार वो साथी कौन है जो साउथ हॉल मास्टर के साथ फाइट कर रहा है और उनके हैमर को ब्लॉक कर रहा है? वो कम से कम लेस्ट स्टार 9 स्टार डाउडी लेवल का वॉरियर होगा। तभी लोग कहते चलो देखने को अच्छा सीन मिलने वाला है। आखिरकार नॉर्दर्न डेसोलेशन हॉल से फाइट करने वाला ये पहला पर्सन है। तभी दूसरा बंदा कहता है चुप रहो, हमें इसके बारे में लापरवाही से बात नहीं करनी चाहिए। हालांकि यहाँ पे लोग बात कर रहे थे कि तभी साउथ हॉल मास्टर भी देखते हुए सिचुएशन को समझ जाता है और तुरंत ही कहता है ये है एक पपेट। इस टाइम पे उसे समझ में आ गया था कि वो जिससे फाइट कर रहा है वो एक पपेट है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये पपेट लाइटिंग की पावर को कैसे यूज कर सकता है। उसने देखा था कि नॉर्दर्न किंग के अटैक से लाइटिंग जनरेट हो रही है। इस टाइम पे जोयान भी एक कोने में खड़ा होता है और साउथ हॉल मास्टर भी एक कोने में होता है। हालांकि तभी जोयान अपनी स्पिरिचुअल पावर से आसपास के लोगों को जांचता है कि कहीं यहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न हॉल मास्टर तो नहीं है, और जब जोयान ये फील कर लेता है कि वो यहाँ पर नहीं है तब जाके जोयान रिलैक्स फील करता है। हालांकि जोयान पता था कि इन तीनों के बीच रिश्ता अच्छा नहीं है, लेकिन आखिरकार वो एक ही गेट गुट के मेंबर्स थे और जोयान को अभी भी अपनी पावर को रिकवर करने की जरूरत थी। अगर वे दोनों यहाँ पर होते तो जोयान के लिए खतरा बढ़ सकता था, और अगर अब उसे अकेले साउथ हॉल मास्टर का सामना करना है तो ये उसके लिए मुश्किल नहीं होने वाला था, क्योंकि उसे रोकने के लिए नॉर्दर्न किंग अकेले ही काफी था। तभी साउथ हॉल मास्टर भी कहता है तो ये मामला है, आपने पहले अटैक नहीं किया क्योंकि इसका रीजन ये था कि आप उन दोनों को जाने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि वो तुरंत ही कहता है मैं इस चीज को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आपकी कठपुतली एक बेजान चीज है, लेकिन ये लाइटिंग की पावर को कंट्रोल कैसे कर सकती है? ये सुनकर जोयान दोनों कंधे उठा देता है, क्योंकि ये तो जोयान को भी नहीं पता था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि वो इस पावर को कंट्रोल कर पा रहा था। हालांकि इस टाइम पे साउथ हॉल मास्टर थोड़ा सा नाराज भी होता और थोड़ी सी उसकी आंखों में लालच भी थी कि आखिरकार एक 9 डाउडी क्लास की जो ये पपेट है उसके पास होती तो ये पॉसिबिलिटी थी कि उसकी पोजीशन ही चेंज हो सकती थी। हालांकि उसे पता था ये सब करने के लिए उसे जोयान को मारना पड़ेगा, इसलिए वो तुरंत ही अपने हैमर से जोयान के ऊपर अटैक करता है। तो जोयान हैवी जुआन रूलर भी उससे जाकर टकराता है, जिसके कारण उससे निकलने वाले फोर्स से जोयान की पूरी बॉडी कांप जाती है। ये देखकर जोयान काफी ज्यादा शॉक होता है, आखिरकार उसके सामने का बंदा उससे काफी ज्यादा पावरफुल था, और अगर जोयान की फिजिकल स्ट्रेंथ ना होती तो जोयान कब का उसके हाथों हार गया होता। हालांकि जोयान यहाँ पे काफी ज्यादा शॉक था, तो सेम इंप्रेशन साउथ हॉल मास्टर के भी होते हैं, क्योंकि उसने भी जोयान जैसे बंदे को पहली बार देखा था जिसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा खतरनाक थी और वो इतने लंबे टाइम से उसके साथ फाइट कर रहा था। साथ ही उसे पता था कि अगर जोयान को पर्याप्त टाइम दिया गया तो वो भी जोयान का सामना नहीं कर पाएगा। हालांकि प्रेजेंट टाइम पे जोयान की पावर कम थी, इसीलिए वो जोयान के साथ फाइट कर पा रहा था, लेकिन उसके सामने जोयान का नॉर्दर्न किंग था और इसीलिए वो अपनी पावर से जोयान को नहीं डरा सकता था। और यही एक रीजन था कि जोयान ने कहा था कि जब तक कोई ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का एक्सपर्ट नहीं होगा जोयान को डरने की जरूरत नहीं थी। साउथ हॉल मास्टर ने भी इस चीज को पता लगाया था। हालांकि नॉर्दर्न किंग काफी ज्यादा मिस्टीरियस था और वो नॉर्दर्न किंग से जीतने में कैपेबल नहीं था। आखिरकार नॉर्दर्न किंग की जो बॉडी थी वो फौलाद की औलाद थी, मतलब फौलाद थी, और उसे बिना किसी दर्द के मर्द माना जा सकता था। आई मीन उसे पेन नहीं होता था, और यही एक रीजन था कि उसके साथ चाहे कोई भी कितनी भी फाइट कर ले उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। इस टाइम पे साउथ हॉल मास्टर भी इस प्रॉब्लम से निपटने के बारे में ही सोच रहा होता है। हालांकि जैसे ही टावर के बंद होने का टाइम नजदीक आने लगता है प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ने लगता है, यहाँ तक कि साउथ पैलेस मास्टर भी इसे झेलने में कैपेबल नहीं था। जिसके बाद वो तुरंत ही कुछ सोचकर कहता है ये सही है, और उसके बाद जोयान की तरफ देखते हुए कहता है बच्चे हालांकि तुम्हारी पावर काफी ज्यादा है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ ड्रा की फाइट करना चाहते हो तो तुम अभी भी काफी मासूम हो। और इसके बाद वो काफी स्पीड के साथ जोयान की तरफ बढ़ के अपने हैमर को जोयान के सिर की तरफ बढ़ा देता है। उसी टाइम पे जोयान की स्पिरिचुअल पावर चारों तरफ फैल जाती है और हैवी जोयान रूलर में बोन चिलिंग फ्लेम अपेयर होती है और उसका हैवी जोयान रूलर उस हथौड़े से टकरा जाता है। हालांकि ये देखकर साउथ पैलेस मास्टर एक कोल्ड स्माइल करता है और उसकी बॉडी से अचानक एक पावरफुल पावर बाहर निकलती है। हालांकि उसी टाइम पे नॉर्दर्न किंग जो कि जोयान के बगल में था तुरंत ही उसके हैमर में एक पंच मारता है और उसमें 1 इंच तक मुट्ठी का निशान बन जाता है। और इन दो पावरफुल अटैकों को एक साथ झेलने के कारण साउथ पैलेस मास्टर पीछे की तरफ चला जाता है। और इसके बाद वो तुरंत ही अपने हैमर को देखकर कहता है डैम इट, और इसके बाद जोयान की तरफ गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है बास्टर्ड तुम में स्ट्रेंथ है तो तुम मेरे साथ अपनी पावर के साथ लड़ो, इस पपेट पे भरोसा करके तुम मेरे साथ गलत तरीकों से फाइट क्यों कर रहे हो। उसकी बात को सुनकर जोयान बस कोल्ड स्माइल करता है और कहता है गलत तरीकों से आपका क्या मतलब है? मुझे तो केवल इतना पता है कि जब तक ये एक ऐसी पावर जिसे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ तो ये तरीका सही है। और
इसके बाद जॉन तुरंत ही अपने हाथ को उठाकर पैलेस मास्टर की तरफ उंगली दिखाता है और नॉर्दर्न किंग तोप की गोली की तरह उसके तरफ शूट हो जाता है। ये देखकर साउथ हॉल मास्टर तुरंत ही एक कोल्ड स्माइल करता है और अपनी काफी पावरफुल डुइकुई को तुरंत ही हथौड़े के अंदर डाल देता है, जो कि एक स्पीड के साथ नॉर्दर्न किंग के ऊपर शूट करता है। उसे भरोसा था कि अगर वो नॉर्दर्न किंग को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता तो वो कुछ टाइम के लिए रोक सकता है, जिसके कारण उसे यहाँ से भागने का मौका मिल जाएगा। और अगर वो यहाँ से बाहर निकल गया तो नॉर्दर्न किंग भी उसे आसानी से सप्रेस नहीं कर पाएगा। हालांकि उसका बैड लक था कि अभी भी उसके पास नॉर्दर्न किंग की लाइटिंग से बचने का कोई भी ऑप्शन नहीं था। हालांकि अब तक इस फाइट में जोयान भी सांस लेकर कूद जाता है और नॉर्दर्न किंग और जोयान साउथ मास्टर को पीटने लगते हैं। हालांकि साउथ पैलेस मास्टर जानबूझकर फाइट करते करते टावर के एग्जिट गेट के नजदीक आ रहा था। तभी भीड़ भी बात करती है कि आखिरकार वो पर्सन कौन है जो कि साउथ हेल मास्टर को इतनी बुरी तरीके से हरा रहा है। तभी दूसरा कहता है मैं भी यहाँ पे काफी लॉन्ग टाइम से रहा हूँ, लेकिन मैंने ऐसे किसी बंदे के बारे में नहीं सुना। नॉर्थ एरिया में इतना यंग और पावरफुल पर्सन कब दिखाई दिया है। हालांकि यहाँ फाइट के अंदर एरिना में भी साउथ हॉल मास्टर नॉर्दर्न किंग के ऊपर एक पावरफुल अटैक करते हैं, जिससे नॉर्दर्न किंग की चेस्ट 1 इंच तक अंदर धस जाती है और नॉर्दर्न किंग के लाइटिंग बोल्ट से साउथ हॉल मास्टर के भी फेस इंप्रेशन कुछ बदलते हैं, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इस टाइम पे बिग नान हैमर जिसे उसने अपने हाथ में पकड़ रखा था, उसकी साइज भी काफी ज्यादा बदली लग रही थी और काफी सारे अटैक को झेलने के कारण उसमें एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था। हालांकि भले ही वो ये चीज एक्सेप्ट ना कर सकता हो, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। हालांकि बिग नान हैमर उसके पास काफी लॉन्ग टाइम से था, लेकिन तब तक जब तक उसने डार्क हैवी जुआन रूलर को नहीं देखा था। लेकिन अब वो समझ गया था कि असली वेपन तो वही है और उसे हैवी जुआन रूलर चाहिए था। उसे पता था कि हैवी जुआन रूलर पाने के बाद उसकी पावर बढ़ जाएगी और अगर वो ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल में एंटर हो गया तो उसे काफी ज्यादा बड़ा प्रॉफिट होगा। हालांकि नॉर्दर्न किंग के पीछे हटने के बाद जुआन तुरंत ही अपने हैवी जुआन रूलर से उसके ऊपर अटैक करता है, जिसके अगेंस्ट साउथ हॉल चीफ तुरंत ही अपने हैमर से जुआन पर अटैक करता है और जोयान को पीछे की तरफ धकेल देता है। जिसके बाद वो तुरंत ही जोयान के नॉर्दर्न किंग को देखता है और इस टाइम पे वो नॉर्दर्न किंग को ऑब्सिडियन टावर के अंदर ले जाना चाहता था और उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए ऑब्सिडियन टावर की प्रेशर की पावर का यूज करना चाहता था, क्योंकि उसे पता था इससे जोयान की फाइटिंग पावर कम हो जाएगी, क्योंकि अगर ये पपेट ना रहा तो जोयान केवल एक 7 स्टार डाउडी ही होगा और ऑब्सिडियन टावर के बाहर वो जोयान को आसानी से मार देगा और जोयान के सारे खजाने उसी के होंगे। इसीलिए पलक झपकते ही वो नॉर्दर्न किंग के सामने अपेयर होता है और जिस अटैक की उसने लॉन्ग टाइम से तैयारी की थी उसे स्टार्ट करता है बिग नान हैमर स्काई राइजिंग स्ट्राइक। और इसके बाद उसका हैमर सीधा ही नॉर्दर्न किंग की चेस्ट पे जाकर धस जाता है, जिससे नॉर्दर्न किंग की बॉडी पीछे की तरफ उड़ जाती है और नॉर्दर्न किंग की बॉडी से निकले हुए लाइटिंग बोल्ट साउथ हॉल चीफ की बॉडी के अंदर गिरते हैं। उसी समय जुआन जो कि आसमान में था ये देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उसने देखा था नॉर्दर्न किंग सीधा ही ऑब्सिडियन टावर की दीवार से जाकर टकराया है। तो वो तुरंत ही कहता है ये आदमी, उसने नहीं सोचा था कि वो नॉर्दर्न किंग से निपटने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करेगा। इस टाइम पे जुआन को लग रहा था कि कहीं वो अपने ट्रम्प कार्ड को ना खो दे, इसीलिए वो तुरंत ही कहता है नॉर्दर्न किंग वापस लौटो। हालांकि नॉर्दर्न किंग काफी ज्यादा अनकंट्रोल होता है और इतनी पावर के साथ जुआन उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और अगर वो कंट्रोल कर भी लेता है तो जुआन रिजल्ट चेंज नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने देखा था कि जो ऑब्सिडियन टावर वो सील हो चुका है और अगली बार ये 5 साल बाद खुलेगा। साला चूतिया राइटर, ठरकी राइटर, बेवकूफ राइटर का बोलूं मैं इसको। कभी कभी तो जोयान के साथ 9 स्टार डाउडी को एक अटैक में मरवा देता है। ये साला चूतिया सा एक ठोप साउथ हॉल मास्टर, इसे जोयान और नॉर्दर्न किंग एक साथ नहीं हरा पा रहे। हट तेरी राइटर की। चलो आगे। साउथ हॉल मास्टर जोयान की तरफ देखते हुए कहता बच्चे तुम्हारी पावर कमजोर नहीं है, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम अभी भी मेरे साथ फाइट करने के लिए एक्सपीरियंस लेस हो। और इसके बाद वो ऑब्सिडियन टावर की तरफ देखता है जो कि सील हो गया था, जिसका मतलब था कि उसे लग रहा था कि नॉर्दर्न किंग खत्म हो जाएगा। आखिरकार नॉर्दर्न किंग की जो फाइटिंग एबिलिटी थी उसके लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन टावर का ये प्रेशर उसे जरूर डिस्ट्रॉय कर देगा। आखिरकार वो एक पपेट थी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी ज्यादा पावरफुल है, वो इस प्रेशर को नहीं झेल पाएगी। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि जो नॉर्दर्न किंग है उसकी जो बॉडी है एशियन वॉर्ड ड्रैगन ट्राइब का है। हालांकि नॉर्दर्न किंग की तरफ देख रहा होता है साउथ हॉल मास्टर की, तभी जोयान अपने हैवी जुआन रूलर को फ्लिप करते हुए कहता है 7 लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर 7 लेयर। ये देखकर साउथ हॉल मास्टर तुरंत ही अपने टूटे हुए हथौड़े को उठाता है और अपनी डुइक्यू को कंडेंस करके एक पावरफुल पाइथन को कंडेंस करता है, जो कि सीधा ही जुआन के स्काई ब्रेकिंग रूलर से जाकर टकरा जाता है और इसके तुरंत ही बाद वो दोनों ही एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाती है और गायब हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो गायब होती हैं तो वहां पे हमें दिखाई जाती है ग्रेट बेड निडल्स, जो कि 5 निडल होती हैं और वो निडल तुरंत ही काफी ज्यादा बेरहमी के साथ साउथ हॉल मास्टर की बॉडी में चुभ जाती हैं। हालांकि वो केवल चौथी और 5वीं निडल को ही चकमा दे पाया था, बाकी की तो उसके बैरियर को तोड़ के अंदर घुस गई थी। हालांकि निडल के उसकी बॉडी के अंदर घुसते ही चीजें वैसी नहीं होती जैसी जोयान ने उम्मीद की थी, बल्कि जोयान ने अचानक एक क्रैक की आवाज सुनी थी जो की एक ब्रेक थ्रू की थी, जिसके बाद आसमान अचानक से नीला होता है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आने लगते हैं। नेचुरल एनर्जी बुरी तरीके से कंडेंस होने लगती है और काले बादल पूरे ही फैंग सिटी को घेर लेते हैं, जो देखकर आसपास के लोग तुरंत ही कहते हैं ये है कुई और जिनसेन कुई का फ्यूजन। ये एक ऐसी घटना है जो तब होती है जब कोई ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर सक्सेसफुली पहुंचता है। क्या ऐसा हो सकता है कि साउथ हॉल मास्टर का कल्टीवेशन ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर आगे बढ़ने वाला है? इस टाइम पे नॉर्थ एरिया के अंदर भी केवल मुट्ठी भर ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के एक्सपर्ट थे और इस टाइम पे फैंग सिटी ये सीन देख रही होती है अपनी आंखों के सामने। हालांकि इस टाइम पे साउथ
हॉल मास्टर भी काफी ज्यादा सदमे में था, लेकिन वो अपने ब्रेक थ्रू से काफी ज्यादा खुश होता है। उसने सोचा था कि ऑब्सिडियन टावर से निकलने के बाद उसे कम से कम 1 साल लगेगा ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर पहुंचने के लिए। उसे उम्मीद नहीं थी कि जॉन के साथ फाइट करते करते वो ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर भी ब्रेक थ्रू कर लेगा। जिसके बाद वो कहता है मुझे मत बताओ कि ये उसके पपेट की लाइटिंग पावर और साथ ही साथ उसकी ब्लैक कलर की उस निडल के कारण है। अब इस लड़के के शरीर का जो भी ट्रेजर है वो सब मेरा होगा। इस टाइम पे वो साउथ हॉल मास्टर नॉर्थ ऊपर एक एनर्जी वर्टेक्स पे होता है और उसकी बॉडी में एनर्जी जा रही होती है और उसका ऑरा काफी स्पीड के साथ बढ़ रहा होता है। तभी जॉन भी सीरियस होते हुए कहता है लालत है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो फाइट के बीच में ब्रेक थ्रू करेगा। इस टाइम पे जॉन काफी ज्यादा सीरियस होता है और उसके हाथ में 5 और ग्रेट वेट निडल्स आ जाती हैं। एंग्री बुद्धा लोटस के बाद जोयान का आखिरी ट्रम्प कार्ड यही था और अगर एक बार जॉन ने इन 5 का यूज कर लिया तो कुछ टाइम के लिए वो ग्रेट वे ऑफ दाओ का यूज नहीं कर पाएगा, जिसके कारण काफी बड़ा खतरा हो सकता था। इसीलिए जोयान झिझकते हुए उनमें से 3 निडल्स को बाहर फेंकता है और बाकी की 2 अपने पास रखता है जरूरत के लिए। अपनी तरफ उन निडल्स को आता देखकर साउथ हॉल मास्टर तुरंत ही कहता है तुम अभी फाइट करने की हिम्मत करते हो, और इसके बाद वो उसे डॉच बिल्कुल भी नहीं करता, बल्कि उसकी बॉडी से एक काफी पावरफुल एनर्जी निकलती है जो कि तुरंत ही तीनों निडल्स को रोक देती है। हालांकि वो जैसे ही वो निडल्स गायब होती हैं तो वो जोयान को देखता है जैसे कि जोयान यहाँ से जाने वाला था, क्योंकि जॉन को भी पता था ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के साथ वो फाइट नहीं कर पाएगा। ये देखकर साउथ हॉल मास्टर तुरंत ही कहता है तुम जाना चाहते हो, ये आसान कैसे होगा। और इसके बाद एक पावरफुल अटैक के साथ वो जॉन की तरफ बढ़ने लगता है। इस टाइम पे उसकी बॉडी में जो डुईकुई थी वो डुईकुई और जिनसेन कुई का फ्यूजन होती है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी, और ये अटैक एक डाउडी के कंपैरिजन में काफी पावरफुल होता है। ये देखकर जॉन कहता है कितनी पावरफुल पावर है, ये एक ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के एक्सपर्ट की है जो कि वास्तव में भयानक है। जिसके बाद जॉन के सामने तुरंत ही एक ग्रेट वे ओपन होता है और जॉन उससे एंटर होकर बाहर भागने लगता है। हालांकि तभी साउथ हॉल चीफ तुरंत ही देखते हुए कहता है ग्रेट वे ऑफ दाओ की एनर्जी, कोई आश्चर्य नहीं, हालांकि आज तुम नहीं भाग पाओगे। और इसके बाद तुरंत ही वो अपने अटैक की पावर को बढ़ाकर जोयान के ऊपर अटैक कर देता है। हालांकि वो अटैक बस जोयान की पीठ से टकराने ही वाला था कि तभी अचानक एक गोल्डन रोशनी अपेयर होती है, जिसके बाद एक काफी बड़े फॉर्मेशन में चेंज हो जाती है जो कि उसके अटैक को रोक देती है। हालांकि टकराने के बाद एक बूम की आवाज आती है और इसके बाद वो फॉर्मेशन कुछ ही सेकंडों तक उसे रोकता है और इसके बाद तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और जोयान की बॉडी से हल्की दबी हुई कराह की आवाज निकलती है और उसी समय वो लाइट की बची हुई पावर जोयान की बॉडी से टकराती है और जोयान ग्रेट वे में गायब हो जाता है। तो चलो गाइस, ये एपिसोड अब मैं यहीं पर एंड करता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे। आई होप कि आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया होगा, तो बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब मार दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, बाय बाय।